हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 12th की होम साइंस के चैप्टर 1 का एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में भी कुछ एमसीक्यूज़ मैंने कराए हैं, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन 15 तक हमने पहले वीडियो में किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। Which article of the Constitution of India guarantees equality of opportunity for all citizen in matter related to employment? Employment से related जो matters हैं उसमें equality की बात कि सबको equal opportunity मिलनी चाहिए, इसकी बात कौन करता है? मतलब इसकी बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल करता है? ठीक है, कि हम सबको गारंटी है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसी गारंटी ये आर्टिकल देता है। तो कौन सा आर्टिकल है? क्या आर्टिकल 16(1) है? क्या आर्टिकल 16(2) है? क्या आर्टिकल 26(1) है? क्या आर्टिकल 36(2) है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 16(1). ये आर्टिकल ये बात करता है कि आपके जेंडर के, कास्ट के, रिलीजन के बेसिस पे आपसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा जब एम्प्लॉयमेंट की बात हो तब। मतलब नौकरी पे सबका अधिकार है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेवा? SEWA, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क फोर्स एसोसिएशन, तीसरा है सस्टेनेबल एम्प्लॉयबिलिटी वुमेन आर्टिसंस, चौथा है सेल्फ एम्पावर्ड वुमेन एसोसिएशन। तो इसका राइट ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ये सेवा की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मशीन विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन of human biological sciences combined with engineering science to achieve optimum mutual adjustment of human work with the benefit of human efficiency and well-being। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन और मशीन का एडजस्टमेंट है? ठीक है, इसमें यहाँ पे ह्यूमन और मशीन के बीच में एक एडजस्टमेंट क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे हम ह्यूमन बायोलॉजिकल साइंसेस को भी ध्यान में रखते हैं, इंजीनियरिंग साइंसेस को भी ध्यान में रखते हैं, और एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट लाई जाती है ह्यूमन की वर्क के साथ, मशीन के साथ, ताकि ह्यूमन एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, ताकि हम अच्छे से काम कर पाएँ, हम हमारी वेलबींग को भी इससे बढ़ावा मिलता है, ताकि हम स्वस्थ रह पाएँ। ठीक है, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी, अगर मान लो आपकी कोई संस्था है और उसमें कोई काम कर रहा है, तो वो जो एम्प्लॉय है अगर वो स्वस्थ रहेगा, वो खुश रहेगा, तभी तो वो अच्छा काम करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन और मशीन के बीच में एडजस्टमेंट का काम करती है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं एर्गोनॉमिक्स, एगोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग साइंसेस एंड नन ऑफ दीज। तो आपको सही ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स के अंदर ही हम ह्यूमन और मशीन के एडजस्टमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एर्गोनॉमिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, किस चीज़ के लिए एर्गोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है? अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में इसकी बात की। इम्प्रूविंग जॉब इफेक्टिवनेस, कि जॉब को और इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को घटाया जा सके, इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड हेल्थ, सेफ्टी और हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। तो देखो सारी चीज़ें तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही दिख रही हैं सिवाय ऑप्शन डी के। तो रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको कोड चूज़ करना है कि कौन सा इसमें होना चाहिए। तो देखो ए बी, जहाँ जहाँ बी है, जहाँ भी ये दूसरा वाला है वो तो नहीं ही होगा, तो बी वाला कट कर देंगे हम, पहला नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, और चौथा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आपको असर्शन रीजन पढ़ के बताना है। असर्शन है, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी क्रिएटिव, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिस्क टेकर। जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, उसको क्रिएटिव होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और उसको रिस्क लेने वाला होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये सही है। रीज़न बोल रहा है, entrepreneurship is the act of creating a new and innovative enterprise product or service। entrepreneurship क्या है? एक एक्ट है जहाँ पे हम नई
प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, नए प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा इनोवेटिव प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। तो देखो दोनों बात सही है, एंटरप्रेन्योरशिप में इन दोनों की बात होती है। एक एंटरप्रेन्योर को क्रिएटिव भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइज भी होना चाहिए और रिस्क टेकर भी होना चाहिए। साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्ट है जहाँ पे हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको ऑप्शन चूज करने हैं कि क्या बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोल रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो देखो ये दोनों तो नहीं ही होगा क्योंकि दोनों सही है। यहाँ पे जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है और आर अच्छे से ए को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कब डिज़ाइन करोगे? जब आप क्रिएटिव होगे, ऑर्गेनाइज्ड होगे और रिस्क टेकर होगे। इनोवेशन कौन ला पाता है? वही लोग जो कि क्रिएटिव हों, ऑर्गेनाइज्ड हों और रिस्क टेकर हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ एर्गोनॉमिक्स इज एनी वर्क प्लेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे नॉट बोला गया है कि और एर्गोनॉमिक्स का हम वर्क प्लेस पे यूज़ करते हैं, लेकिन क्यों ये इम्पॉर्टेंट नहीं है? ठीक है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पे नॉट इम्पॉर्टेंट, किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ये पूछा गया है। तो पहला है ऑप्टिमम वर्क कैपेसिटी, तो इसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही कि वर्क कैपेसिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। इंक्रीज इन एरर्स को बढ़ाता है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन को कंफर्टेबल बनाता है। तो देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चीज़ है ना वो सिर्फ यही है, क्योंकि एर्गोनॉमिक्स एक पॉजिटिव चीज़ है। इंक्रीज इन एरर्स को नहीं बढ़ाता है, एरर्स को ये डिक्रीज करता है, कम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट इज। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका गोल है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इक्वल वेजेस फॉर द सेम वर्क, डिफरेंट वर्किंग आवर्स, इक्वालिटी अमंग मैन एंड वुमेन इन एवरी फील्ड, स्पेशल फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन। तो देखो इसमें जो एम है ना, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का, वो है इक्वल वेजेस फॉर द सेम वर्क। सेम वर्क के लिए सेम सैलरी होनी चाहिए। वेजेस का मतलब होता है सैलरी, तनख्वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन सेल्स हैव बीन क्रिएटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ डैश टू लुक एट द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन वर्कर। वुमेन वर्कर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने वुमेन सेल्स क्रिएट किए हैं, ये आपको बताना है। क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि वर्कर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे लेबर और एम्प्लॉयमेंट की ही बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबिलिटी दैट इनेबल पीपल टू बिहेव इन अ हेल्दी वे। कौन सी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो लोगों को हेल्दी वे में बिहेव करने के लायक बनाती हैं, खास करके उन सिचुएशन में जो उनको चैलेंज कर रही हैं। मतलब आप बुरी सिचुएशन में हो फिर भी आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, तो ऐसी कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको इस लायक बनाती हैं कि आप चैलेंजिंग सिचुएशन में, बुरी सिचुएशन में भी हेल्दी वेज में बिहेव करो, अच्छे से बिहेव करो। तो इसके ऑप्शंस हैं एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, लाइफ स्किल्स या फिजिकल लेबर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स अगर हमारे पास हैं तो ये वो एबिलिटी हैं जो हमको अच्छे से बिहेव करना सिखाती हैं, चाहे कंडीशन हमारी कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी ख़राब क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वॉज स्टार्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का, कि क्यों स्टार्ट की गई थी, क्या ऑब्जेक्टिव था। ऑप्शन ए है टू इनरोल गर्ल्स इन अ ब्रिज कोर्स टू प्रिपेयर देम फॉर एडमिशन इन अ स्कूल। तो लड़कियों को ब्रिज कोर्स में इनरोल करना ताकि इस कोर्स के ज़रिए उनको प्रिपेयर किया जा सके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए।
सेकेंड ऑप्शन है टू प्रमोट जेंडर बायस्ड सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब जेंडर के बेसिस पे सिलेक्शन प्रोसेस को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। मतलब एक जेंडर बायस्ड का मतलब कि आप एक ही किसी स्पेसिफिक जेंडर पे ज़्यादा फोकस करोगे। जैसे अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात है तो लड़कियों की बात हो रही है, तो ऑप्शन ये बोल रहा है कि क्या ये जो योजना है ये क्या करना चाहती है, ये जेंडर बायस्ड सिलेक्शन प्रोसेस को प्रमोट करना चाहती है कि सिर्फ एक ही जेंडर, स्पेशली सिर्फ गर्ल्स को ही का ही यहाँ पे सिलेक्शन हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम जेंडर बायस्ड सिलेक्शन प्रोसेस को प्रमोट करें। टू इंश्योर सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड के सर्वाइवल प्रोटेक्शन और एजुकेशन को इंश्योर करना इसका ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, सभी को रोज़गार देना इसका ऑब्जेक्टिव है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? तो देखो ये जो ऑप्शन सी है ना ये करेक्ट हो जाएगा, टू इंश्योर सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ये योजना इसीलिए लाई गई है कि ताकि लड़कियों को बचाया जा सके। बेटी बचाओ नाम है और बेटी पढ़ाओ नाम है, तो बचाना भी है और उनको पढ़ाना भी है ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि बाकी दूसरों के साथ भेदभाव किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो लिखा है ना कि ब्रिज कोर्स में इनरोल कराना है, तो ये इसका काम नहीं है, वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का काम है कि लड़कियों को एडमिशन 6th ग्रेड में कराया जाता है और उसके लिए पहले उनको एक ब्रिज कोर्स कराया जाता है और उसके बाद उनका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में अगर वो पास हो जाती हैं तो उनको 6th क्लास में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ ऑफ डैश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिज़ाइनिंग टूल्स मशीन्स एंड वर्क स्टेशंस टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स एट वर्क प्लेस। कौन सी ऐसी चीज़ है जो टूल्स के डिज़ाइनिंग पे ध्यान देती है, मशीन्स पे ध्यान देती है, वर्क स्टेशन पे भी ध्यान देती है, ताकि वर्कर्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, उनको किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है पीछे भी कि एर्गोनॉमिक्स में ही ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि मशीन्स कैसे डिज़ाइन होंगी, कैसे वर्क प्लेस को डिज़ाइन किया जाएगा ताकि वर्कर को किसी भी तरह का स्ट्रेस या प्रॉब्लम ना हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्रीज एक्ट केम इनटू फोर्स इन, फैक्ट्रीज एक्ट कब फोर्स में आया, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन है 1940, 1948, 1945 या 1946। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांटेशन लेबर एक्ट केम इनटू फोर्स इन, प्लांटेशन लेबर एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1951 में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1951। द माइंस एक्ट केम इनटू फोर्स इन, माइंस एक्ट कब आया था? तो ये एक्ट आया था 1952 में। तो ये सारे एक्ट भी आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट केम इनटू फोर्स इन, मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट कब आया था? तो ये एक्ट आया था 1961 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट स्टेट्स दैट crèches शुड बी मेंटेन्ड इफ मोर देन 30 women आर एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री और फैक्ट्री। अगर किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं तो वहाँ पे उनके बच्चों के देखभाल के लिए crèches होने चाहिए। ये फैक्ट्री एक्ट में कहा गया है, लेकिन फैक्ट्री एक्ट के किस सेक्शन में कहा गया है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन 48 करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट्री एक्ट का सेक्शन 48 में ये कहा गया है कि क्रेचेस होने चाहिए उस इंडस्ट्री में जहाँ पे 30 या 30 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंट्री लेवल इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इज़, एंट्री लेवल क्या है, किस क्लास में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एंट्री मिलती है? तो क्लास 6, मैंने बताया था क्लास 6 में ही यहाँ पे एंट्री मिलती है। क्लास 6 से ये स्कूल स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैव बीन ओपन इन, कहाँ पे खोले जाते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय? क्या वो फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, हर जिले के एक
फॉरवर्ड ब्लॉक में खोला जाता है इसको? क्या हर ज़िले के बैकवर्ड ब्लॉक्स में इसको खोला जाता है? क्या हर स्टेट के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इसको खोला जाता है, या हर डिस्ट्रिक्ट के बैकवर्ड विलेज में इसको खोला जाता है? तो देखो, ये बालिकाओं के उत्थान के लिए है, ताकि बालिकाएं इसमें पढ़ पाएँ। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ड्रॉप आउट गर्ल्स के लिए स्पेशली बनाया गया था उस समय, कि जो भी लड़कियां किसी कारण से स्कूल जा नहीं पाती या स्कूल बीच में छोड़ देती हैं, शेड्यूल कास्ट की हैं या बैकवर्ड सोसाइटी से आती हैं, उनके लिए ये विद्यालय बनाए गए थे। तो जब आपको इसके बारे में पता है कि ये बैकवर्ड सोसाइटी के लिए है, बैकवर्ड एरियाज़ के लिए है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड वाला ऑप्शन तो अपने आप ही हट जाएगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट के जो ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि बैकवर्ड हैं, उनमें इनको बनाया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बैकवर्ड ब्लॉक्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। हर जिले के बैकवर्ड ब्लॉक में ये विद्यालय बनाए गए हैं, खोले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण मजूमदार शॉ इज़ अ। किरण मजूमदार शॉ के बारे में आपकी बुक में भी दिया गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो क्या हैं। क्या वो सोशल वर्कर हैं, क्या वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वो एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एर्गोनॉमिक्स इज ऑल्सो बी स्पोकन ऑफ एज। एर्गोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ह्यूमन फैक्ट्री इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी है हेल्थ फैक्टर्स इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी है ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग, ऑप्शन डी है हेल्थ फैक्ट्स इंजीनियरिंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग। मतलब एर्गोनॉमिक्स को ये भी बोला जाता है, ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने की इच्छा, नॉलेज एंड स्किल्स फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इनके पास नॉलेज और स्किल होती है कि ये किसी चीज़ को प्लान कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये सारी जो स्किल्स हैं ना, सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी देखो असर्शन रीज़न दिया गया है, आपको असर्शन और रीज़न दोनों पढ़ना है और नीचे दिए हुए ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। असर्शन बोल रहा है सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर सोशल कैटलिस्ट। तो ये बिल्कुल सही है, ये सोसाइटी के लिए ही काम करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं। दे क्रिएट बेसिक सोशल चेंजेस एंड सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट। तो ये सोसाइटी में जो ज़रूरी सोशल चेंजेस हैं, बेसिक सोशल चेंजेस हैं, वो लाते हैं। साथ ही साथ जो इम्प्रूवमेंट है इनकी, वो सस्टेनेबल है। मतलब जब ये इम्प्रूवमेंट लाते हैं सोसाइटी में तो वो सस्टेनेबल होती हैं, वो लंबे समय तक टिकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है कि ये सोसाइटी में चेंज लाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन पूछा जा रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पे देखो, ये सी और डी नहीं होगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि क्यों इनको सोशल कैटलिस्ट बोला जा रहा है? क्योंकि ये सोशल चेंजेस लाते हैं और सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट्स भी लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क प्लेस आर। वर्क प्लेस पे कौन सी सॉफ्ट स्किल्स, ज़रूरी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए हमारे अंदर? वर्किंग प्रोडक्टिवली, लर्निंग इफेक्टिवली, वर्किंग कोऑपरेटिवली, या ऑल ऑफ दीज। तो देखो, ये सारी स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए। हम प्रोडक्टिवली हम काम करें ताकि अच्छा कर पाएँ उस कंपनी के लिए, सोसाइटी के लिए। हम अच्छे से सीखें ताकि इससे भी हम खुद को इम्प्रूव करेंगे, खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, और वो कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और लोगों के साथ मिल के काम करना, तो ये सारी स्किल होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो इसी के साथ इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते थे मैंने बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।